तड़के सुबह की सूरज की लालिमा और ठंडी बर्फीली हवा में जूझते गरीब किसान खेतों में नजर आ रहे हैं और फसलें लहलहा रही हैं। इस बरस तो हमारे खेत खलियान में खूब फसल उपजी है। जितना बोया था उससे 10 गुना ज्यादा काटेंगे। इस बार तो फसल बेचकर अपनी कच्ची झापड़ पक्की करवा लूंगा और बाकी फसल से साल भर के भरण पोषण का गुजारा हो जाएगा। तो जाड़े का 1 आध महीना घर बैठकर चैन की रोटी खाऊंगा। अब की बार तो फगुआ होली के बाद ही दूसरी फसल बोऊंगा। हाँ, अब की बार तो हम किसानों का परिवार फगुआ का त्योहार धूमधाम से मनाएंगे और पेट भरकर पुए पूरी पकवान खाएंगे। चल अब जल्दी जल्दी कटनी कर लो। दिन चढ़ गया लेकिन अभी तक सूरज देवता ने मुंह नहीं दिखाई। थोड़ी कड़ी धूप खिल जाती तो कटनी आराम से कर लेते। बहुत जोरों का जाड़ा है आज। अरे दिनेश, पूस के जाड़े में तो पानी जैसी ठंडी हवा चलती है ही। हम किसान ठंडी गर्मी का मौसम देखने लगे तो लोगों की थाली में गर्मा गर्म भोजन नहीं मिलेगा। सारे किसान कुहासे भरी ठंड में फसल काटने लगते हैं। जहां एक तरफ शहर के लोग सुख और समृद्धि में रह रहे थे, पगडंडिया गांव के निवासी उपजाऊ जमीन, उच्च किस्म की मिट्टी और कोयले के खदान होने के बाद भी अतः गरीबी से जूझ रहे थे, क्योंकि गांव वाले मुखिया की कैद में थे। गांव में सबसे कष्ट भरा मौसम जाड़े का होता है, जिसमें पूस के जाड़े में ठंड का प्रकोप गरीब गांव वालों पर इस कदर बरसता था कि बच्चे से लेके बूढ़े सबकी जान दांव पर लग जाती है। और हर साल कितने लोग उस प्रचंड ठंड में जान गंवा देते, जबकि कपटी लालची मुखिया की बड़ी कोठी में ठंड के लिए तमाम सुविधा मौजूद थी। मगर गांव वालों को तो गरीब किशन का सहारा था। मिट्टी भी एकदम बर्फ के अंगार जितनी ठंडी हो गई है। छूते ही हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। अजी जल्दी से भीतर आकर खाना खा लो, मैंने परोस दिया है, नहीं तो ठंड से अकड़ जाएंगी रोटियां। अरे सीमा, चूल्हा बुझा दिया है तो अंगीठी की आंख बोरसी में डाल दो, हाथ जम गए हैं। किशन चाक रोक कर थर थर कांपते हुए खांचे के अंदर जाता है, जहां दीवारों के टूटे दरारों से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी और मोनू एक मैली कुचैली गुदरी बिस्तर ओढ़कर ठंड में कांप रहा था। अरे सीमा, मोनू को सर्दी कैसे लग गई? कितनी बार कहा है उसे पूरा स्वेटर पहना के रखो। आजकल तो वैसे भी हमारे गांव में भीषण ठंड पड़ रही है। अजी 2 ही तो स्वेटर है मोनू के पास, मैला हो गया था इसलिए धोया है। और इस कतरन के बिस्तर में रात भर बड़ी ठंड लगती है, गर्माहट भी नहीं होती। पिताजी, आपने कहा था इस साल आप हमारे घर के लिए कपास वाली रुई की रजाई भरवाओगे। ये गुदड़ी का बिस्तर बहुत चुभता है। आप भी रजाई और हीटर खरीद लो ना, हमारे मिट्टी के घर में बहुत ठंड लगती है। मोनू की हीटर और रजाई की इच्छा सुनकर किशन की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सीमा, दिन रात जतन करके भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम पेट से हो, ऐसे में भी मैं तुम्हें पेट भर चैन सुख का दाना भी नहीं खिला पा रहा और न इस सर्दी के मौसम में कोई सहूलियत दे पा रहा हूँ। इस बार लोग आग तपने के लिए मिट्टी की बोरसी भी नहीं खरीद के ले गए। हमारी पगडंडिया गांव का दुर्भाग्य कब दूर होगा? अजी तुम रो मत, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखना एक दिन हमारे गांव के दुखद हालात बदल जाएंगे। तभी पड़ोसन जानकी आती है। अरे किशन की लुगाई, मेरी मिट्टी की बोरसी टूट गई। अब ऐसे जानलेवा जाड़े में आग तापे बिना तो गुजारा नहीं, तो एक बोरसी बना देना। वहीं अंगने में रखा है, कोई भी चुन लो काकी। सब 30 रुपए दाम की है। 30 रुपए तो नहीं है, केवल 10 रुपए ही लाई हूँ। अच्छा मैं जाती हूँ, फिर ले जाऊंगी कभी। अरे कोई नहीं जानकी काकी, तुम 10 रुपए में ले लो। भगवान तेरा भला करे बिटुआ। जानकी के जाते ही ठंड में कपकपाता हुआ एक बूढ़ा कबाड़ी वाला आता है, जिसके ठेले पर एक पुराना फ्रिज था। कबाड़ी वाला, टूटे फूटे बर्तन, लोहा, प्लास्टिक देकर पैसे ले जाओ कबाड़ी वाला। काका, हमारे पास भंगार का सामान नहीं है, आगे चले जाओ। तभी मोनू दौड़कर बाहर आता है और फ्रिज को टुकुर टुकुर देखने लगता है। पिताजी पिताजी देखो ना, अंकल के पास फ्रिज है, इसे खरीद लो ना, गर्मी में ठंडा बर्फ वाला पानी पियेंगे। मोनू बेटा, ये फ्रिज खराब है और अभी तो ठंड का मौसम है। काका आप जाइए, वरना ये जिद करता रहेगा। अरे बेटा, अगर तुम्हारे पास देने को पैसे नहीं है तो तुम इस फ्रिज के बदले मुझको 2 रोटी खिला देना, बस बच्चे का मन मत तोड़ो। सीमा, काका को 2 रोटी परोस दो। अजी रोटी तो केवल इतनी ही है। कोई बात नहीं काका, आप खा लीजिए।
किशन अपने आगे परोसी थाली बुजुर्ग को दे देता है और मोनू की खुशी के लिए खराब फ्रिज घर में लगा देता है। जैसे रात ढलती है, बर्फबारी शुरू हो जाती है। पूरा गांव ठंड के प्रकोप से थरथरा कर कांप उठता है। तभी एकदम से फ्रिज चमक उठता है और किशन को फ्रिज के भीतर से आवाज सुनाई देती है। तभी हवा के झोंके से फ्रिज का दरवाजा खुल जाता है और तीनों फ्रिज के पार बर्फीली दुनिया देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं। सीमा, ये कैसे संभव है? कहीं ये हमारी आंखों का धोखा तो नहीं? फ्रिज के पार ये कैसा बर्फीला गांव है? माँ, पिताजी चलो ना, इस अनोखे गांव में चलते हैं। तीनों फ्रिज के पार उस बर्फीले गांव में प्रवेश करते हैं जहां सबके घर बर्फ के बने थे। आसमान से बर्फ की फुहार बरस रही थी। सड़क से लेकर पेड़ पौधे सब सफेद चादर में ढके हुए थे, मगर बर्फीले गांव में अनोखी गर्माहट थी। आसमान में चमकता सूरज बर्फ का था। अजी, मुझको तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। फ्रिज के पार बसे इस ठंडे बर्फीले गांव में हमारी तरह आम लोग रहते हैं और वैसी ही दिनचर्या है। ताज्जुब की बात तो यह है सीमा कि इस बर्फ के जमे गांव में ठंडक नहीं, अद्भुत गर्माहट है। तभी बर्फ का शॉल ओढ़े एक बर्फीले घर के अंदर से बुजुर्ग महिला गुनगुनाते हुए बाहर आती है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। जयराम जी की काकी, ये कौन सा गांव है? आप सब लोगों को सर्दी नहीं लग रही? बेटा, मैं तुम्हारी असमंजसता समझ सकती हूँ। हमारा बर्फीला गांव शीतोष्ण वन में बसा हुआ है, लेकिन यहाँ की धरती पर ऊपर वाले की वरदान है। यहाँ ठंड और गरीबी के सताए हुए लोगों का बसेरा है, इसीलिए तुम भी इस पार आए हो। अब यहीं बस जाओ। तभी एक सुनहरा प्रकाश चमका और बहुत ही खूबसूरत बर्फ का घर बन गया। किशन बर्फ के घर के अंदर आ गया। मोनू उतावलेपन से एक एक बर्फ की वस्तु को टुकुर टुकुर देखने लगा। पिताजी, फ्रिज के इस पार का जादुई बर्फ का गांव कितना मनोहर है। यहाँ तो बर्फ की रजाई, बर्फ का पलंग है। अब हम सुकून से सोएंगे। इधर फ्रिज के पार बर्फ की दुनिया में किशन अपने परिवार के साथ कुशलता पूर्वक जिंदगी गुजार रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पगडंडिया गांव में ठंड का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और लोगों की मौत होने लगती है। इस बात की खबर मिलते ही किशन हताश हो जाता है। सीमा, तुम अपना और मोनू का ख्याल रखना। मुझे गांव वालों को बचाने जाना होगा। जैसे ही किशन जाने की जिद करता है, तभी वही व्यक्ति जो कबाड़ी वाले का रूप लेकर उसके पास आया था, वह प्रकट होता है। अरे किशन, अगर तुम इस बर्फीले गांव के पार गए तो फिर दोबारा लौट नहीं पाओगे, यहीं रहो। आप तो वही है ना जो वो फ्रिज लेकर मेरे पास आए थे? हाँ, मैं इस बर्फीले गांव का रचनाकार हूँ। ये लोग अपनी करनी भोग रहे हैं। तुम इस बर्फीले गांव में इसीलिए आप आए हो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव मददगार था। तुमने सदा अपनी घटती में भी गांव वालों का पेट भरा है, मगर तुम्हारे गांव के लोग स्वार्थी हैं, इसलिए जारी का प्रकोप उन पर टूटा है। काका, उस गांव का हर एक निवासी मेरा परिवार है। मैं उन्हें मरते नहीं देख सकता। अपनी जान को दांव पर लगाकर किशन फ्रिज के रास्ते बर्फीले गांव के पार आ जाता है और गांव वालों को अपने संग लेके वापस फ्रिज के पार आता है। ये तुम हमें फ्रिज के पास क्यों लाए हो? इससे हमारी ठंड दूर थोड़ी होगी। मुझको बहुत जोर की ठंड लग रही है, मुझको कंबल उड़ा दो। छोटी सी पिंकी ठंड के मारे बिगड़ती हालत देखकर रजनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तभी दिनेश कपकपाते हुए बोलता है, अरे, यहाँ ठंड के कारण सबकी जान पर आई है। चलो सब मिलकर अलाव जलाते हैं, वरना मौत हो जाएगी। सब लोग ठहर जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। मेरे होते किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। मैं सबको बचा लूंगा। जादुई फ्रिज, हमें बर्फीली गांव का रास्ता दिखाओ। तभी फ्रिज एकदम से चमचमा उठता है और उसके भीतर बर्फीले गांव को बसा देखकर ठंड से थरथर करते हुए गांव वाले भौचक्के हो जाते हैं। एक एक करके सब गांव में प्रवेश करते हैं। बर्फीले गांव की मददगार निवासी सबको ठंड से सिहरता देखकर अपनी चादर उन्हें उड़ा देते हैं और अपने अपने घर के दरवाजे भी उन सबके लिए खोल देते हैं। किशन, तुमने केवल ठंड के कोहराम से अपने गांव वालों के प्राण नहीं बचाए, बल्कि परीक्षा की घड़ी पार कर ली। तुम्हारे मददगार स्वभाव के कारण तुम्हारे गांव वाले आज से हमारे बर्फ के गांव के निवासी बनकर रहेंगे। अंत में पूरा गांव छल कपट छोड़कर फ्रिज के पार उस बर्फीले ठंडे गांव में संतोष से रहने लगते हैं।
देवरानी जी, अपना दाहिना पैर आगे करके इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए। अरे बाप रे, इन चारों सुषमा की काली बहू ने अपने देवर के लिए क्या अमीर खानदान की लड़की ढूंढी है। जरा इसके पहनावे को तो देखो, पूरा सोने गहने से लदी है ऊपर से नीचे तक। क्यों खुली की खुली रह गई ना तेरी आंखें? कैसे मेरी चारों बहू को काली काली कहकर ताने देती थी तू? अरे हाँ, कहाँ से लाई है इतनी सुंदर और अमीर बहू? अगर तुझे लाना ही था तो पहले इन चारों काली बहू में से कोई एक अच्छी बहू ले आती। क्यों काकी, क्या हुआ? आपको बहू पसंद नहीं आई क्या? पसंद तो है, खूब है, लेकिन सच्चाई पता नहीं क्या है। मेरा मतलब काफी मालदार पार्टी लगती है, लेकिन तेरे एक कमरे वाले ससुराल में किस बेवकूफ ने अपनी इतनी सुंदर बेटी दे दी? कल तक जो आस पड़ोस के लोग सुषमा की चारों काली बहू को उनके रंग रूप के लिए ताना दे रहे थे, वही आज उन चारों काली जेठानी की अमीर और सुंदर देवरानी देखकर हैरान थे। हर कोई जानना चाहता था कि कल तक जिस घर में 4 काली जेठानियां थीं, जिनके पास सोने के लिए एक कमरा था, उस घर में सुंदर और सोने से लदी अमीर बहू कैसे आ गई। इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। सुषमा के 5 बेटे, जिनमें से 4 बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सुषमा की चारों ही बहुएं काली आई थी, जिसके रंग रूप को लेकर सुषमा के रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले बातें बनाया करते थे। एक रोज कलावती बाजार से आ रही होती है कि तभी कलावती की पड़ोसन कलावती को रोक कर कहती है, अरे मैंने तो सोचा था सुषमा इस बार अपनी बहू कम से कम साफ सुथरी लाएगी, लेकिन ये तो बाकियों से भी ज्यादा काली है। काले है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना, इंसान का मन साफ होना चाहिए। वरना आपको ही देख लो, रंग रूप हाथ पैर सब अच्छा है, लेकिन दूसरे के बारे में बुराई किए बिना आपका दिन नहीं होता। राम रे राम, सुषमा की बहू, तेरी सास की उम्र की हूँ और ये सब बोलते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? इतना कहकर शोभना और कलावती वहां से घर आ जाते हैं और अपनी सास को सारी बातें बताते हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, उसकी तो आदत है, उसकी खुद की बहू को नहीं देख रही है। भले ही सुंदर हो, लेकिन कोई भी काम में उसके मदद नहीं कराती, ना आदर सम्मान करती है। अरे उससे पानी तक नहीं पूछती है वो तो। अरे माँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, कल देवर जी को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। अब तक ये देवर जी का 5वां रिश्ता है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो हमारे एक कमरे का घर देखकर फिर से रिश्ते को मना न कर दी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। हम चारों ने तो जैसे तैसे इस घर में सुख दुख काटा है, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इतने बड़े परिवार में, वो भी एक कमरे के घर में अपनी बेटी दे। सब किस्मत में लिखा होता है, जिसे आना होगा वो तो आ ही जाएगी, लेकिन हमें तो बस ऊपर वाले के दिखाए रास्ते पर चलना है। अब तक सुमन, शोभना, चंद्रकला और कलावती ने अपने देवर राजू के लिए कई रिश्ते देख लिए थे। रिश्ते में बातचीत भी बन जाती, लेकिन एक कमरे के घर होने की वजह से रिश्ता टूट जाया करता। अब अगले दिन राजू को लड़की वाले देखने आते हैं। देखिए बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मुझे आपके इस एक कमरे के घर के अलावा और कोई कमरा नहीं दिख रहा। लगता है अपने चारों बेटे का घर अलग अलग बनवाया है। जी नहीं, दरअसल हम सभी इसी कमरे के घर में रहते हैं। अब आपसे क्या छुपाना, आप अपनी बेटी हमारे घर में देंगे तो ये रिश्ता हम झूठी बुनियाद पर तो नहीं कर सकते ना। इतना सुनते ही लड़की का पिता गुस्से से तिलमिला जाता है और वहां से उठकर जाने लगता है। देखिए, हम गरीब जरूर हैं और अपनी बेटी के लिए भी गरीब घर ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारी उतनी हैसियत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपनी बेटी को इस एक कमरे वाले घर में इस घुटन में ब्याह जाएं। माफ कीजिएगा हमें। ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाता है। अब चारों जेठानी उदास होकर एक दूसरे से बातें कर ही रही होती हैं, तभी उनकी पड़ोसन का आना होता है। क्या बात है, चारों बैठकर लगता है अपने देवर के बारे में ही चर्चा कर रही होंगी। क्यों, वो रिश्ता भी चला गया ना? अरे तुम लोगों के रंग रूप को देखकर ही लड़की वाले यहाँ अपनी बेटी को ब्याहना ही नहीं चाहते होंगे। बहुत हो गया मेरी बहू के रंग रूप के बारे में सुनते सुनते। तू अपनी बहू के बारे में सोच, जो रंग रूप से भली ही अच्छी है, लेकिन बड़ों का मान सम्मान करने में उसे मौत आती है। ऐसी समय बीत रहा था। राजू के लिए उसकी चारों भाभियां रिश्ता ढूंढ ही रही थी कि एक रोज राजू को लेकर उनकी चारों जेठानियां एक मंदिर जाती हैं, जहां एक चोर एक लड़की का पर्स लेकर भाग रहा था। राजू उस लड़की के चिल्लाने पर उस चोर से उस लड़की का बैग छीन कर लाता है। ये लीजिए मैडम, आपका बैग। लगता है आप यहाँ की नहीं है, और इतना जेवर गहना पहनकर आप ऐसे मत घूमिए, यहाँ चोर उचक्के बहुत हैं। राजू बड़े ही प्यार से उस लड़की को समझा रहा होता है। लड़की एक टक राजू की आंखों में देख रही होती है। तभी वहां उस लड़की के माता पिता और राजू की भाभियां आ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका। देखिए देवर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो इस तरह इतना सोना गहना पहनकर घूमना ठीक नहीं है। यहाँ चोर बहुत घूमते हैं। आज सुबह ही एक बाइक सवार मेरी चेन छीन कर भाग गया।
मैंने लोगों से मदद भी मांगी और उसकी बहुत गुहार करी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। और आज ही ये दूसरा हादसा हमारे साथ ही हो गया। वो तो भला हुई इस बच्ची का जिसने हमारी मदद की। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप यहाँ नए हैं तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि यहाँ चोर बहुत हैं। दुबई से आया ये परिवार इन बातों से बिल्कुल अनजान था। अब राजू और राजू की भाभियां घर आ जाती हैं और अपनी सास को इस बारे में बताती हैं। हाँ, आजकल चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही समय बीत रहा था। चारों जेठानी अपने देवर के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उन चारों ने जैसे तैसे तो अपना दिन काट लिया था, लेकिन देवर के लिए रिश्ता मिलना इसलिए भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक तो गरीब परिवार, ऊपर से एक कमरे का घर जिसमें सारा परिवार रहता था। अब अगले दिन वो दुबई वाले लोग चंद्रकला के घर उनका घर ढूंढते हुए आ जाते हैं। जी प्रणाम। बहुत मुश्किल से पूछते पूछते यहाँ तक आए हैं। उस दिन आप लोगों ने बताया था ना कि आप पास के ही गांव में रहते हैं, तो ढूंढने में समय तो लगा, लेकिन आप लोगों का घर आखिरकार मिल ही गया। क्या यही है आपका घर? जी यही एक कमरे का घर ही हमारा घर है, जिसमें हमारा पूरा परिवार रहता है। हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। सुख दुख किसी एक के हिस्से नहीं आता, बल्कि हम सभी इसे हंसते रोते झेल लेते हैं। आप लोगों में कितना प्यार है, और यही अगर शहर में एक कमरे में किसी को रहना पड़ता तो ये संभव नहीं था। देखिए, मैं यहाँ अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। हम लोग दुबई रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विवाह एक ऐसे लड़के से हो जो सीधा साधा और संस्कारी हो, और मेरी बेटी को भी राजू काफी पसंद आया है। श्याम जब अपनी बेटी का रिश्ता सुषमा के बेटे राजू के लिए लेकर आता है तो सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन सभी को राजू की शादी के लिए लड़की की तलाश थी और लड़की तो खुद ही घर चलकर आ गई थी। जिसके बाद इस रिश्ते को मंजूरी दे दी जाती है और चट मंगनी पट ब्याह करवा दिया जाता है। अब गहनों से लदी सुंदर बहू सुषमा के चौखट पर आते ही देखकर सभी पड़ोस वाले हैरान हो जाते हैं। न जाने कहाँ लंबा हाथ मारा है सुषमा की चारों बहू ने, जो अपने देवर के लिए इतनी सुंदर और अमीर लड़की लेकर आई हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बहन। देखिए जरा, ऊपर से नीचे तक सोना लदा हुआ है और सुंदरता तो मानो चेहरे पर चांद चमक रहा हो। चार काली जेठानी और एक गोरी देवरानी के साथ सुषमा का पूरा परिवार हो जाता है, और एक कमरे के घर में चार जेठानियों की एक अमीर और सुंदर देवरानी को दिक्कत तो होती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही लड़की के माता पिता राजू को एक घर दे देते हैं ताकि उनके परिवार को दिक्कत न हो और सभी हंसी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।